सिविलियंस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पिछला क्लास में कुषाण वंश को पढ़ रहे थे और कुषाण वंश के अंतर्गत हमने कनिष्क के बारे में पढ़ा था। इस पीडीएफ को थोड़ा सा अपडेट किया गया है। पीडीएफ वही है। हाँ, पिछला पीडीएफ में कुछ मिस प्रिंटिंग था, उसको यहाँ पे करेक्शन किया गया है। तो सबसे पहला प्रश्न हमने पढ़ा था ये, कनिष्क का एक शासक के रूप में मूल्यांकन करें। और इसमें हमने सबसे पहला पॉइंट देखा था कि कनिष्क किस प्रकार से एक विजेता शासक कहलाए थे। कनिष्क का युद्ध होता है पांचाल के साथ, ये इंपॉर्टेंट था, हमने इसको पढ़ा था। फिर कुषाण वंश के संस्थापक के रूप में भी हमने पढ़ा था। कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक कनिष्क को ही बोला जाता है। फिर जनहित संबंधी कार्य एवं उदारवादी शासक के रूप में भी कनिष्क का स्थान प्राप्त है, यानी कि कनिष्क एक उदारवादी शासक भी था। फिर व्यापार एवं वाणिज्य के संदर्भ में हमने देखा था कि कनिष्क चीन से जो रोम को जाने वाली सिल्क मार्ग था उस पर अपना कब्जा कर लिया था। सिल्क मार्ग पर आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। फिर हमने पढ़ा था धार्मिक उदारता। हमने देखा था कि कनिष्क चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया था और अशोक तीसरा बौद्ध संगीति का आयोजन किया था, यानी कि अशोक और कनिष्क दोनों में कुछ समानता भी था धार्मिक दृष्टि से, क्योंकि अशोक बौद्ध धर्म को मानता था और कनिष्क भी बौद्ध धर्म को मानता था। जिस प्रकार से सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को फैलाया था, प्रचार प्रसार किया था, कनिष्क भी उसी तरह उस बौद्ध धर्म को माना और इसका प्रचार प्रसार किया, जिस कारण से कनिष्क को द्वितीय अशोक की उपाधि भी दिया गया है। हमने पढ़ा था ये द्वितीय अशोक कनिष्क को बोला जाता है। फिर कला एवं साहित्य का संरक्षक, ये भी हमने पढ़ा था कि कनिष्क अपने दरबार में, यानी कि कनिष्क के दरबार में काफ़ी सारा विद्वान रहते थे, जिनमें से अश्वघोष, नागार्जुन, वसुमित्र, चरक, ये सब प्रमुख विद्वान थे। फिर कनिष्क ने कश्मीर पर विजय किया था और कनिष्कपुर नामक नगर को बसाया था, ये भी हमने पढ़ा था। अब आइए हम लोग अपना चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं और आज का जो प्रश्न है वो देखते हैं। प्रश्न है हमारा, कनिष्क के संरक्षण में धार्मिक, साहित्यिक एवं स्थापित जगत में होने वाले प्रगति का मूल्यांकन करें। तो सबसे पहले आंसर हम लोग तैयार करेंगे। पहले कनिष्क के बारे में एक या दो पॉइंट में हम लोग लिखते हैं। तो भारत के इतिहास में विदेशी शासक वर्ग के अंतर्गत कनिष्क का स्थान सबसे महत्वपूर्ण है। अब क्यों है, किस प्रकार से है, यह हमने पिछला क्लास के पहला प्रश्न में पढ़ा था। यह मौर्योत्तर कालीन भारत का निर्विवाद रूप से सर्वोच्च शासक भी था। देखिए, जब भी महानतम शासकों में गणना की जाती है तब इसमें कनिष्क का स्थान भी आता है, क्योंकि कनिष्क सम्राट अशोक के जैसा तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन एक महानतम शासक कनिष्क भी था। फिर भारत के इतिहास में इसे एक महान साम्राज्य निर्माता के साथ साथ धर्म, कला, संस्कृति के संरक्षक के रूप में भी प्रसिद्धि प्राप्त है। तो ये हुआ थोड़ा सा कनिष्क के बारे में। अब आइए, जो प्रश्न में हमारा पहला टॉपिक मेंशन है धार्मिक, तो इसको हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो कनिष्क एक शासक के तौर पर धार्मिक दृष्टिकोण से उदारवादी व्यक्ति प्रतीत होता है। धार्मिक दृष्टि से उदारवादी, ये हमने पिछला क्लास में भी पढ़ा था कि उदारवादी शासक क्यों हैं। सिर्फ वही सब पॉइंट्स को आपको मेंशन कर देना है जो हमने पिछला क्लास में पढ़ा था। ये बौद्ध धर्म को मान रहे थे और जिस प्रकार से सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का संरक्षण दिया था, कनिष्क भी उसी नीति को अपनाया है। तो धार्मिक दृष्टिकोण से उदारवादी व्यक्ति प्रतीत होता है क्योंकि इसने व्यक्तिगत तौर पर बौद्ध धर्म को अपनाया तथा इसे संरक्षण दिया, लेकिन इसके काल में दूसरे धर्म जैसे कि जैन हो गया, वैदिक हो गया, भागवत धर्म हो गया, ये सब भी जैन, वैदिक, भागवत धर्मों को भी फलने फूलने का अवसर मिला।
कनिष्क कश्मीर के कुंडल वन में चौथी बौद्ध संगीति पासरों की परामर्श पर आयोजन कराई। यानी कि चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कनिष्क के द्वारा किया जाता है और तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया गया था अशोक के द्वारा। और इसके जो अध्यक्ष रहते हैं, कनिष्क जो चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन करवाते हैं उसके अध्यक्ष रहते हैं वसुमित्र और उपाध्यक्ष रहते हैं अश्वघोष। ये इम्पोर्टेंट है। हालांकि इस संगीति के दौरान बौद्ध धर्म हीनयान और महायान दो भागों में बटा। इसके बाद ही यानी कि कनिष्क जब चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन करवाते हैं उसके बाद बौद्ध धर्म दो भागों में बढ़ जाता है, पहला हीनयान और दूसरा महायान। कनिष्क किसको मानता था? तो महायान शाखा को। तो लिखिए, कनिष्क ने महायान शाखा को संरक्षण दिया, बौद्ध ग्रंथों को संरक्षित किया, पेशावर के पास बौद्ध स्तूप एवं मठों का निर्माण किया, साथ ही चीन में बौद्ध धर्म प्रचारक भेजे। तो देख पा रहे हैं आप इतना सारा चीज़ पढ़ के, कहीं ना कहीं आपको अशोक का फीलिंग आ रहा होगा इतना सारा पढ़ के, क्योंकि अशोक जिस प्रकार से बौद्ध धर्म को मानता था, प्रचार प्रसार करता था, कनिष्क भी उसी तरह कर रहा है। तो उपरोक्त चर्चाओं से बौद्ध धर्म के प्रति इसकी निष्ठा जाहिर होती है। तो ये हो गया धार्मिक दृष्टि से, हमने देख लिया कनिष्क का। धार्मिक दृष्टि से कनिष्क का टॉपिक कंप्लीट होता है। अब साहित्यिक के बारे में लिखिए। तो कनिष्क का शासनकाल साहित्यिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। किस प्रकार से है? क्योंकि कनिष्क के दरबार में अश्वघोष, नागार्जुन, वसुमित्र, चरक, मत्थर, पासरो जैसे उच्च कोटि के विद्वान रहते थे। चरक इनके राजवैद्य थे, ये तो काफ़ी बार हमने पढ़ा, जिन्होंने चरक संहिता नामक चिकित्सा ग्रंथ लिखा था। ये इम्पोर्टेंट है, प्रीलिम्स में यहाँ से क्वेश्चंस आउट हो सकता है। फिर नागार्जुन महायान बौद्ध शाखा के अंतर्गत शून्यवाद के प्रेरक थे। यानी कि शून्यवाद के सिद्धांत जो दिया था, शून्यता का सिद्धांत, वह नागार्जुन ने ही दिया था। तो ये भी आपको याद रखना है, शून्यता का सिद्धांत नागार्जुन यानी कि शून्यवाद के प्रेरक थे और रसायनवेत्ता भी थे। इन्होंने मूल मध्यम कारिका लिखा। ये इम्पोर्टेंट है, थोड़ा लंबा नाम है, आपको याद रखना है। मूल मध्यम का कारिका नागार्जुन के द्वारा रचित है ये। फिर महायान शाखा ने पाली की जगह संस्कृत ग्रंथों की रचना की। महायान शाखा क्या हुआ? तो इसमें पाली की जगह संस्कृत ग्रंथ की रचना होने लगा। इसमें अश्वघोष एवं वसुमित्र की महत्वपूर्ण भूमिका थी। वसुमित्र की रचना महाविभास शास्त्र बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहलाता है। ये सब पॉइंट आपको याद रखना है, एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है। वसुमित्र की रचना महाविभास शास्त्र, ये बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहलाता है। फिर अशोक ने बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद एवं सारिपुत्र प्रकरणन जैसी उत्कृष्ट रचनाएं की। इसे बौद्ध साहित्य के दृष्टिकोण से एक निर्णायक काल भी कहा जा सकता है। तो इस पैराग्राफ में हमने साहित्यिक टिप्पणी किया, साहित्यिक दृष्टिकोण से कौन कौन राइटर थे और कौन कौन सा उनका प्रमुख ग्रंथ था, उसके बारे में हमने यहाँ पे सारा तथ्यों को रखा। तो ये हो गया साहित्यिक दृष्टि से। अब हम लोग आइए कला के जगत में देखते हैं कि कनिष्क ने कला के क्षेत्र में क्या क्या किया। तो कनिष्क साहित्य के साथ साथ कला जगत का भी महान संरक्षक साबित हुआ। इसके काल में चित्रकला, मूर्तिकला, भक्त निर्माण कला का विकास हुआ। हालांकि कलात्मक गतिविधियों का संबंध अधिकांशतः धर्म केंद्रित ही रहा। इसके संरक्षण में पश्चिमोत्तर भारत में गांधार कला शैली और मध्य भारत में मथुरा कला शैली विकसित हुई। देखिए, गांधार कला और मथुरा कला, ये जो दो कला है, इसके बारे में काफ़ी सारा
काफ़ी बार आप लोगों ने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं और नाम भी सुना होगा। तो इसको हम लोग देखेंगे। तो गांधार कला शैली बुद्ध के जीवन पर केंद्रित धार्मिक शैली है। देखिए, ये जो दोनों कला है ना, गांधार कला और मथुरा कला, ये मूर्ति निर्माण का ही एक कला है। सिंपल सा आप समझ लीजिए, मूर्ति कला का ही एक स्वरूप है जो यूनानी हेलेनिस्टिक आर्ट से प्रभावित है, बस। जबकि मथुरा कला शैली शुद्ध भारतीय, यथार्थवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शैली है। यानी कि जो गांधार कला है ये यूनानी से प्रभावित है और जो मथुरा कला है वो पूर्णतः भारतीय ही है, जिसमें बौद्ध, जैन, वैदिक चित्रों के साथ प्रकृति प्रेमी दृश्य एवं शासक के चित्र भी बनाए गए हैं, क्योंकि यहाँ से कनिष्क की एक सरविहीन मूर्ति भी मिलती है। कनिष्क ने अपनी राजधानी कनिष्कपुर तक्षशिला के निकट सिरपुर जैसे नगरों की स्थापना की तथा कई स्तूप एवं मंदिरों के निर्माण में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये है कनिष्क के बारे में, कनिष्क के कला जगत के बारे में। तो ये आपको याद रखना है कि कनिष्क का जो राजधानी था पुरुषपुर, उसने पुरुषपुर, फिर कनिष्कपुर, तक्षशिला के पास एक जगह है सिरपुर। यहाँ पे इतना सारा जो नगर है ना, इसकी स्थापना कनिष्क ने ही किया था और यहाँ पे कई सारा स्तूप और मंदिर का निर्माण भी कनिष्क ने ही करवाया था। और इस टाइम पे ये जो मूर्ति कला का दो शैली है, एक मथुरा कला और एक गांधार कला, इसके बारे में हम लोग अभी अलग से पढ़ेंगे। अब है, उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट है कि कनिष्क मौर्योत्तरकालीन भारत का महानतम शासकों की सूची में अग्रणी स्थान रखता है। कनिष्क वैचारिक रूप से सहनशील, प्रशासनिक रूप से समन्वयवादी, वाणिज्यिक रूप से प्रतिभाशाली के साथ साथ साहित्यिक एवं कला प्रेमी चरित्र वाला शासक था। तो ये हो गया सारा एक सार। हमने देखा कि कनिष्क के बारे में धार्मिक पॉइंट देखा, फिर साहित्यिक के बारे में भी देखा और कला और जगत में भी हमने देखा, स्थापत्य जगत में भी हमने देखा। कनिष्क धार्मिक रूप से उदारवादी शासक था। साहित्य में भी हमने देखा कि काफ़ी सारा विद्वान इनके शासनकाल में रहते थे और अपने जो उनका जो रचना है उसके बारे में भी हमने पढ़ा, जैसे कि चरक संहिता हो गया, फिर सौदरानंद, सारीपुत्र प्रकीर्णन, फिर बुद्ध चरित्र, ये सब जो प्रमुख ग्रंथ हैं ये सब भी हमने पढ़ा। और कला जगत में भी कनिष्क का क्या भूमिका थी ये सब भी हमने पढ़ा। तो ओवरऑल हम लोग बोल सकते हैं कि कनिष्क जो थे वो मौर्योत्तर कालीन भारत का प्रमुख महानतम शासकों की सूची में अपना एक अग्रणी स्थान रखता है। वह वैचारिक रूप से एक सहनशील शासक था, प्रशासनिक रूप से एक समन्वयवादी शासक था और वाणिज्यिक रूप से प्रतिभाशाली शासक था। इसके साथ साथ साहित्यिक और कला प्रेमी चरित्र वाला शासक भी था। तो ये हो गया हमारा ये प्रश्न कंप्लीट। लेकिन इस प्रश्न में जो दो पॉइंट है, एक गांधार कला, एक मथुरा कला, इसको हम लोग अलग से मेंशन कर रहे हैं एक प्रश्न के फॉर्मेट में, यानी कि अलग से इसको हम लोग एक क्वेश्चन के रूप में तैयार किया है कि मथुरा एवं गांधार कला की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। हालांकि इस क्वेश्चन का बनाने से कोई मतलब नहीं है, आप इसी प्रश्न में इसको मेंशन कर सकते हैं, लेकिन हम लोग टॉपिक को अच्छी तरीके से कवर करने के लिए एक अलग प्रश्न हमने यहाँ पे बना दिया। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं कि मथुरा कला और गांधार कला क्या है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं याद रखना है। सबसे पहले आप कुछ फिगर को देखिए ये है आपका गांधार कला, ये है आपका मथुरा कला। लिख दे रहे हैं यहाँ पे, ये है गांधार कला और ये है मथुरा कला। अब हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में। तो जैन धर्म के अनुयायियों द्वारा मथुरा शैली पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मथुरा में विकसित हुई एक कला शैली है।
मथुरा में विकसित हुई एक कला शैली है, इसीलिए नाम पड़ गया मथुरा कला। यह शैली ईसा की पहली शताब्दी से विकसित हुई और आगे चलकर उत्तर भारत की मूर्ति कला की शैलियों में श्रेष्ठ स्थान हासिल किया। तो ये हो गया हमारा मथुरा कला के बारे में। अभी थोड़ा सा लिखिए कि मूर्तियाँ किस प्रकार से बनाई जाती हैं। तो मथुरा शैली की मूर्तियाँ धब्बेदार लाल बलुआ पत्थर से बनाई जाती थी। इन मूर्तियों में आंतरिक सुंदरता और चेहरे की भावनाओं पर ज़्यादा जोर दिया जाता था। कालांतर युग में कुषाण शासकों के आश्रय पाकर यह शैली और फली फूली, यानी कि कुषाण वंश आते आते ये जो शैली था ये और विकसित हुआ। कौन सा शैली? तो मथुरा शैली। अब मथुरा शैली की कुछ खास बातें निम्नलिखित हैं, पढ़िए। तो मथुरा शैली की मूर्तियाँ हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म की कहानियों और चित्रों से प्रभावित थी। मथुरा शैली की मूर्तियों में प्रतीकों का प्रभावशाली इस्तेमाल किया गया है। मथुरा शैली की मूर्तियों में शारीरिक सुंदरता के बजाय आंतरिक सुंदरता और चेहरे की भावनाओं पर ज़्यादा जोर दिया गया है। और मथुरा शैली की मूर्तियाँ मौर्य काल के दौरान मिली यक्ष मूर्तियों के नमूने पर आधारित है। हमने पिछला क्लास में यक्ष और यक्षिणी की जो मूर्ति सब था वो सब भी हमने पढ़ा था और आप लोग को फिगर में भी हमने दिखाया था। तो देखिए ये है हमारा मथुरा शैली। देखिए इसमें तो समझने लायक कुछ चीज़ है नहीं, आपको सीधा सीधा ये सब रटना पड़ेगा ये सब। तो उसको याद कर लीजिएगा कि मथुरा शैली की मूर्तियाँ किस प्रकार से होती थी। और कला की एक और शैली है गांधार शैली, उसको भी देखिए। तो ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के मध्य से उत्तर पश्चिम में गांधार में कला की एक और शैली का विकास हुआ, जिसे गांधार शैली कहते हैं। तो ये हो गया गांधार शैली के बारे में थोड़ा सा। देखिए ये जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का कोई क्षेत्र है गांधार, ये जो उत्तर पश्चिमी भाग है ना भारत का या पाकिस्तान का, वहीं पे है गांधार। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का कुछ हिस्सा में शामिल है, इसको देख लीजिएगा थोड़ा। तो गांधार कला का वहाँ पे विकास हुआ और उसी को बोला गया गांधार शैली। इस शैली को ग्रीक बौद्ध शैली भी कहा जाता है। इसका सर्वाधिक विकास कुषाण काल में हुआ था। देखिए ये जो कला है ना गांधार शैली, ये यूनान से प्रभावित है, इसीलिए इसको यूनान या फिर ग्रीक बौद्ध शैली कहा जाता है या फिर इंडो ग्रीक शैली भी कहा जाता है। इस काल की विषय वस्तु बौद्ध परंपरा से ली गई थी, इसीलिए बौद्ध घुसा हुआ है बीच में, किंतु निर्माण का ढंग यूनानी था। गांधार कला में बुद्ध की मूर्तियों को इतना सुंदर बनाने का प्रयास किया गया है कि यूनानियों के सौंदर्य देवता अपोलो की अनुकृति लगती है। देखिए यूनान का जो देवता है ना अपोलो, उसी प्रकार से ये जो गांधार कला है उसी प्रकार से है। इस शैली के मूर्तियों में प्रेम, करुणा, वात्सल्य जैसे भावना, बुद्ध के घुंघराले बाल, ज़्यादातर आभूषणों का इस्तेमाल मूर्तियों में किया जाना इत्यादि प्रमुख विशेषताएं हैं जो ग्रीक पद्धति में है। आप देख सकते हैं ये है हमारा गांधार शैली। ये बुद्ध का घुंघराले बाल और जितना सारा विशेषता लिखा था वो हमारा इस फिगर में है। तो ये सब भी आपको सीधा याद करना पड़ेगा, इस सब में समझने लायक कुछ बात नहीं है। फिर मूर्तियों का परिवेश रोमन टोगा जैसा है। ये टोगा एक कपड़ा जैसा ही कुछ होता है, ये जिस प्रकार से यहाँ पे पहनाया गया है ना, इस प्रकार से ये भी रोमन प्रभावित है, यानी कि रोमन प्रभावित नहीं है, रोमन टोगा जैसा है, रोमन। हाँ, ये जो रोम में प्रचलित एक वस्त्र है, रोम में टोगा, तो इसीलिए लिखा है रोमन टोगा जैसा है। देखिए ये जो वस्त्र दिख रहा है आपको, जो यहाँ पे ओढ़ाया गया है, यानी कि कपड़े का ही कोई टुकड़ा जैसा होता है, जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं, यही है टोगा।
और यह रोम में प्रचलित है, इसीलिए इसको रोमन टोगा बोला जाता है। फिर गांधार कला के अंतर्गत मूर्तियों में शरीर को यथार्थ दिखाने का प्रयत्न नहीं किया गया है, बल्कि इनके स्वरूप में आध्यात्मिक सुख और शांति व्यक्त की गई है। दूसरे शब्दों में गांधार कला यथार्थवादी थी, जबकि मथुरा कला आदर्शवादी। तो यह है गांधार कला और यह है मथुरा कला। तो गांधार कला में चीज़ों को एकदम रियल दिखाने का कोशिश किया गया है, और मथुरा शैली जो है, मथुरा कला, उसमें थोड़ा सा आदर्शवादी दिखाया गया है। फिर बौद्ध धर्म के महायान शाखा के उदय के साथ ही गांधार कला को प्रोत्साहन मिला। सर्वप्रथम बुद्ध की मूर्ति गांधार शैली में ही बनी। तो ये आपको याद रख लेना है कि गौतम बुद्ध का जो सबसे पहला मूर्ति बना था वो गांधार कला में बनाया था, यानी कि इस प्रकार से, ये जो पहला फिगर देख रहे हैं इस प्रकार से। तो ये थोड़ा सा है याद करने लायक, गांधार कला और मथुरा कला। जो पॉइंट हमने लिखा है इसको आप याद कर लीजिएगा, और एग्ज़ाम में आपको ये सब पॉइंट मेंशन कर देना है कला शैली के अंतर्गत, अगर ये प्रश्न पूछे तो आज के क्लास में हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं था, यानी कि आज का क्लास बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था पढ़ने के लिए। एक प्रश्न बचा था जो हमने कंप्लीट किया। ये PDF आपको ग्रुप में दे दिया जाएगा। हमारा ये जो टॉपिक है कनिष्क के बारे में, कुषाण साम्राज्य, हमारा जो टॉपिक जितना सिलेबस में मेंशन था उन सब टॉपिक को हमने अभी कंप्लीट किया। अब अगला क्लास में हम लोग गुप्त वंश को देखेंगे। तो ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर इसमें कुछ और लगेगा, प्रश्न देना चाहिए, तो इसको बाद में दिया जाएगा। फिलहाल हम लोग जितना सिलेबस में टॉपिक मेंशन है उसको अभी हम लोग फिनिश कर लेते हैं एक बार। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।